Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. How are you all doing? We are on chapter 16, which is democracy and human rights. हमने पिछले lectures में great humanitarians देखे. आज हम एक last great humanitarian discuss कर रहे हैं with the context of the book. Let's do it. Okay. सबसे पहली चीज, a quick recall. Democracy की conditions, then great humanitarians, where Nelson Mandela or Aung San Suu Kyi, then there was Martin Luther King, and today we are discussing Yasser Arafat. Yasser Arafat was a guerrilla leader, politician and statesman. Guerrilla leader is a term used for people. ये ऐसे लोगों के लिए, ये ऐसे leaders के लिए use होती है जो जारहाना अंदाज में आगे बढ़ने में believe करते हैं, जिनमें ये सेंस नहीं होती है, जो इस चीज पे नहीं चलते कि लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स सी कि क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के सिचुएशन को संभाल लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं. सो यस, यासर अराफात इज वन ऑफ दोज लीडर्स. ही फॉट फॉर द इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन. ही इज दैट ह्यूमन, ये वो इंसान है जिसने पैलेस्टीन की लिबरेशन के लिए, उसकी आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई की. Let's take a look at his early life. He was trained in Cairo and then he worked in Kuwait. He was an engineer by profession. So this is what he was trained in. While working in Kuwait, in 1958, he set up an organization called Al-Fatah. This was an organization which he thought could in future be the organization for Palestine. ये एक ऐसा इदारा था जो जब यासर अराफात ने कायम किया तो उसने ये सोचा इस विजन के साथ कि आगे आने वाले आज़ाद फ़लस्तीन के लिए ये इदारा बहुत ज़्यादा काम करेगा. एंड लेटर ये एक पॉलिटिकल पार्टी या एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्कड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पैलेस्टीन ये सामने आया. ऑन द फ्रंट एट द अदर पेस 1964 में PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है which was formed by the Arab League. अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आमने सामने आ गई. They were rivals. They both claimed कि ये आजाद फलस्तीन के लिए काम करेंगी. इनमें से कौन सा इदारा या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन was better, which worked better as well, ये सब कुछ सामने आया 1967 की 6 Days War में. ये 6 दिन की जंग के बाद Al-Fatah came out as the most organized group with Yasser as its president or chairman. Al-Fatah जो है वो उभर के सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इदारे के नाम से सामने आया, जिसका चेयरमैन या प्रेसिडेंट यासर अराफात बना और he remained the chairman till his death. अब उसके बाद जब ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के तौर पे सामने आ गया, लोगों ने इसको अपना लिया, इट वाज द वॉइस ऑफ द पीपल, यू नो, डेमोक्रेसी, दे न्यू कि दिस इज द मैन, ये वो आदमी है जो उनको आज़ादी की तरफ लेके चलेगा. सो फिर यासर अराफात ने अपने कदम उठाने शुरू किए टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस सोल्यूशन. फलस्तीन एक ऐसा कंट्री जिस पे इजराइल ने कब्जा किया हुआ था एंड एवरी सिंगल डे कोई ना कोई रॉयट, कोई ना कोई झड़प होती रहती थी. वो करते ये थे कि वो अपनी सेटलमेंट तो बढ़ाते थे, लेकिन साथ ही साथ जो फलस्तीन है, जो फलस्तीनी है, उनकी सेटलमेंट्स, उनके घर, उनकी दुकानें, उनका बसा बसाया सब कुछ, सारा कारोबार, सारा घर गिरा देते थे. सो यस, ही वाज द वन हु वांटेड दिस ऑल टू एंड. सो इन 1988 Arafat and United Nations, UN, United Nations, he presented his version to United Nations of renouncing the terrorism. उसका कहना ये था कि ये जो दहशतगर्दी है ये ख़त्म कर दी जाए एंड फ़लस्तीनी सिर्फ तभी पीसफुली, अमन से रह सकेंगे जब उनके ऊपर से ये इजारादारी हटाई जाएगी. हाउएवर, जो भी चीज़ इसने प्रेजेंट की यूएन के सामने, एंड यस, यूएन रेजोल्यूशंस वर गिवन एंड दे एक्सेप्टेड कि जो फ़लस्तीनी हैं वो काफ़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं. 1993 में अराफात की कोशिशों की वजह से, बिकॉज ही कंटिन्यूड हिज वर्जन, उसने अपनी इस जदोजहद को जारी रखा एंड फाइनली 1993 में राबिन वाज द इजरायली प्राइम मिनिस्टर. राबिन के साथ अराफात ने
ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन किया। अब ये ओस्लो पीस अकॉर्ड क्या था? इस पीस अकॉर्ड में वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप वाज प्लेस्ड अंडर पैलेस्टीनियन रूल। वेस्ट बैंक, द वेस्टर्न साइड ऑफ द पैलेस्टीन, फलस्तीन की जो वेस्टर्न साइड है वो, और गाजा स्ट्रिप, ये दो चीजें दे केम अंडर द पैलेस्टीनियन रूल। इट वाज एन अचीवमेंट क्योंकि इतने सालों बाद कुछ हिस्सा फलस्तीन का आखिरकार फलस्तीनियों के हवाले किया गया, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। लेकिन ओरिजिनली उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक छोटा सा हिस्सा देके उनको तसल्ली दे दी कि यस दिस इज योर गवर्नमेंट और आप यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट ऑन द अदर एंड ये एक अचीवमेंट भी थी क्योंकि फाइनली पैलेस्टीनियन स्टेट वाज इमर्जिंग। मैप के ऊपर उभर के पैलेस्टीनियन स्टेट सामने आ रही थी। जुलाई 1994 में अराफात विजिटेड पैलेस्टीन। जुलाई 1994 में अराफात ने पहली दफा फलस्तीन की जमीन पे कदम रखा। इस अकॉर्ड के बाद जब उसको नजर आया कि यस द पैलेस्टीनियन स्टेट इज थ्राइविंग और वो आगे बढ़ सकती है, तो उसने ऐसा किया। दिसंबर 1994 में अराफात और रॉबिन, इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। बोथ ऑफ देम won the Nobel Peace Prize. Why? Don't you think एक ऐसा controversial issue जो कि इतने सालों से चलता आ रहा है, उसको ज़बानी कलामी UN resolutions के साथ सामने रखते हुए आपस में बहस और मुबाहिसे के जरिए ही एक सोल्यूशन की तरफ ले जाया जा रहा था, rather than a huge war or anything else जिसमें नुकसान इंसानों का ही होना था। December 2001, यासिर अराफात stayed in Ramallah, his headquarters। 2001 दिसंबर से लेके 2004 अक्टूबर तक यासिर अराफात रमाला में, जो कि हेडक्वार्टर्स थे किसके लिए? फॉर द अल-फतह ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ही यूज्ड टू वर्क फ्रॉम देयर, ही वाज हैंडलिंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर, वो वहां पे रहा। अक्टूबर 2004 में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको पैलेस्टीन की साइड पे वापस आना पड़ा। एंड व्हेन ही वाज फ्लू बैक इनटू द कंट्री, तो नवंबर 2004 में ही पास्ड अवे। यासिर अराफात played a lot of contribution to the Palestinian independence, लेकिन he did not live long to see कि उसने जो चीज स्टार्ट की उसका इख्तिताम कहाँ आके हुआ और कैसे आके हुआ। Now we've been talking about great humanitarians, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जाती जिंदगी को साइड पे रख के हर मुमकिन कोशिश की, अपने लोगों के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए काम किया, बहुत सारी चीजें अचीव की, इंटरनेशनल इश्यूज रिजॉल्व किए। आप नेल्सन मंडेला ले लो, ऑ सान सू ची ले लो, मार्टिन लूथर किंग, कमाल अतातुर्क और इवन यासिर अराफात, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सेल्फलेसली अपने आप को साइड पे रख के एफर्ट्स डाल के जदोजहद करके इंटरनेशनल लेवल पे वो चेंज लेके आए। एंड यस दे वर्कड फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, उन्होंने लोगों के लिए काम किया। नाउ दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि ना उन्होंने रिलीजन को दरमियान में रखा, ना रेसिज्म को रखा, ना किसी और चीज को प्रेफरेंस दी, दे जस्ट डिड इट फॉर सिंपल ह्यूमन बीइंग्स। अब ओवर द इयर्स एज वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस्ड, हालात इतने बदल चुके हैं और इश्यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि एक सिंगल इंसान, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होती हैं और यही वो लोग हैं जो एज ग्रेट ह्यूमैनिटेरियंस उभर के सामने आते हैं। बट विद टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, जब हालात मजीद कॉम्प्लिकेटेड होते गए, सो देयर केम इन ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंटरनेशनल इदारे उभर के सामने आए जो आज तक इंटरनेशनल इश्यूज के लिए काम करते हैं। उनमें सबसे पहला इदारा है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस 1945 में फॉर्म हुआ था। इनिशियली कुछ कंट्रीज इसके मेंबर थे, बट आज इट इज ओवर 100 कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच डील्स विद इंटरनेशनल इश्यूज। इंटरनेशनल इश्यूज की बात करें तो इवन इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू है, दैट्स एन इंटरनेशनल इशू बिकॉज दैट्स बिटवीन टू कंट्रीज, और वो सिर्फ उन दोनों कंट्रीज को नहीं, बाकी कंट्रीज को भी इफेक्ट करता है। एंड नॉट फॉरगेटिंग कि कश्मीर ऑब्वियसली इफेक्ट हो ही रहा है। देन पैलेस्टीनियन इशू, देन लिबिया की इंडिपेंडेंस, ये सारे ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज हैं विच वर टेकन टू यूएन और उनको पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए यूएन में डिसीजन भी लिया गया। सो यस, इट डील्स विद इंटरनेशनल इश्यूज एंड इट प्रमोट्स वर्ल्ड पीस। अब ऑब्वियसली अगर पीसफुली यूएन डिसाइड कर रहा है कि
टेबल टॉक्स या बातचीत के जरिए इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, तो इट इज प्रोमोटिंग पीस, अमन जो है उसके लिए ये काम करती है. एंड इट ऑल्सो प्रोमोट्स कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज. कोऑपरेशन अमंगस्ट इट्स मेंबर कंट्रीज मीन कि इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के काम आए जब मुश्किल में हो. फॉर एग्जाम्पल, जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया इन अर्ली 2000s, तब यूएन के जो मेंबर कंट्रीज थे विच वर ऑन द चार्टर, उन लोगों ने पाकिस्तान की दिल खोल के मदद की. सिमिलरली अगर कहीं और कहत हुआ या ड्राउट था या फैमिन था, तो उन मुल्कों की उस मुल्क की या जिधर ये चीज हुई उसकी मदद भी बाकी मुल्कों ने की. सो यस, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद ऑल दीज इश्यूज. सेकेंड इज रेड क्रेसेंट एंड रेड क्रॉस. रेड क्रॉस को या रेड क्रेसेंट को हिलाल अहमर के तौर पे भी जाना जाता है इस्लामिक कंट्रीज में. इट वॉज फाउंडेड इन मिड 19th century. It was founded to negotiate between warring countries and to develop cooperation. अब ये फाउंड इसलिए की गई थी, ये बनाई इसलिए गई थी ताकि जो वॉरिंग कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज के दरमियान वॉर हो रही है, उसकी झगड़े को या उसकी जंग को खत्म करने की कोशिश की जाए और उनके दरमियान कोऑपरेशन डेवलप की जाए. क्योंकि बात जंग की तो है, लेकिन जंग के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज्यादा खौफनाक होते हैं. सो यस, टू डील विद दोज प्लेसेस एंड टू डील विद दोज थिंग्स, रेड क्रेसेंट और रेड क्रॉस केम अप. They used to deal with the care of the prisoners जो कैदी वॉर में लिए जाते हैं, and then health care of the injured, वो लोग जो जख्मी हो जाते हैं during the war, उनके लिए. Medicine Sans Frontier ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटरली बनाई गई, लोगों ने खुद उसमें जो है वो हिस्सेदारी की. एंड इट वाज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड मेडिकल स्टाफ हु ट्रेवल्ड. ये एक ऐसी एसोसिएशन थी जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, ये सारा मेडिकल स्टाफ, और ये हेल्प करते थे फॉर द प्रिजनर्स एंड द इंजर्ड ऑफ द वॉर्स. फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह माफ करे, अगर कहीं अर्थक्वेक हो गया है, नेचुरल डिजास्टर हो गया है, कहीं वॉल्केनो फट गया है, देयर आर पीपल इंजर्ड, जंग है, उन लोगों को केटर करने के लिए, उन लोगों की देखभाल करने के लिए, उनकी निगहदाश्त के लिए ये एसोसिएशन काम करती है. So yes, these are the few examples of the international organization which work for the welfare of the people. क्योंकि जो welfare of the people के लिए काम करेगा वो technically human rights के लिए काम करेगा. और human rights के लिए आप जब भी काम करते हो, आप सारी जो तफरकाबाजी है उसको एक साइड पर रख देते हो and you work solely for the humans. Right now we just ended chapter 16. अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस. सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says, what does democracy mean? Why do you think these conditions are important for successful democracy? Can you see any situation where democracy can be disadvantaged? अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले तो आपसे पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, फिर वो आपसे पूछ रहा है कि जो डेमोक्रेसी की कंडीशंस आपने पढ़ी हैं वो कंडीशंस क्यों जरूरी हैं ताकि एक मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो फल फूल सके. देन इट इज ऑल्सो आस्किंग यू कि क्या आप कोई ऐसी सिचुएशन सोच सकते हैं जहां डेमोक्रेसी एक डिसएडवांटेज हो. क्योंकि देखिए, हमने चैप्टर में जितना कुछ देखा उसमें हमने ये समझा कि जो लीडर या जो रिप्रेजेंटेटिव लोग खुद चुनते हैं या खुद चूज करते हैं वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इट्स अ गुड थिंग. बट हाउएवर, कैन देयर बी अ नेगेटिव साइड? ओके, लेट्स सी. सबसे पहले डेमोक्रेसी कमिंग फ्रॉम 2 words, डेमो एंड क्रेटोस. भूले तो नहीं है? Well done. So it is coming from Greek word demos and kratos. Then you talk about it is for the people, by the people. In this people choose their own representative. Now जो conditions थी वो क्या थी? जल्दी से सोच के बताइए. आप ऐसा कीजिए, आप वीडियो पॉज करें एंड पॉज करके आप अपने पास वो 3-4 कंडीशंस लिखें. और अगर आपको याद नहीं है, then you need to go back and refer to the lectures where I discussed it. So वो चारों conditions जहां आप political stability की बात करते हो, जहां आप economic stability की बात करते हो, where you talk about laws being enforced clearly. So ये वो conditions हैं जो democracy या democratic government के तरक्की करने के लिए, progress करने के लिए, thrive करने के लिए बहुत जरूरी है. वो इसलिए क्योंकि अगर country अपने इन ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से डील करता रहेगा
तो जो लीडर है वो लोगों के लिए काम नहीं कर सकेगा. So it is important for the welfare of the state and for the welfare of the people, of the nation. So you need to cater to the administrative issues before you arrive at a conclusion of having a democratic government. Now you have to explain all the conditions first. आप पहले वो चारों conditions with examples explain करेंगे. पहले आप बताएंगे democracy का क्या मतलब है, फिर आप बताएंगे कि वो conditions क्या हैं, फिर आप ये reflect करेंगे कि वो conditions क्यों जरूरी हैं, which is this. And then at the end you will think about a situation. अब वो कौन सी situation हो सकती है? सोचिए. Yes. एक ऐसी situation जहां बहुत सारे leaders बार बार change हों, where elections are arranged over and over again. और जब elections बार बार हों at a distance और at a very short span of time, हर 2 साल बाद, हर साल बाद, तो वहां पे जब leader change होगा तो political instability आएगी, क्योंकि जो नया leader आएगा वो अपने हिसाब से policies change करेगा. तो policies एक मुल्क के लिए बनाना और implement करना कोई छोटा काम नहीं है. It takes a time. So if there are too many political changes, तो by the time पिछली policy implement होगी, अगला leader आके उसको change कर सकता है. So yes, this is one of the bad sides, or probably the only bad side. Why don't you write down the bad sides you think the democracy can have? A situation where democracy can be a disadvantage. Now the rest of the 4 questions we're going to discuss in the next lecture. तब तक के लिए Allah Hafiz.